चलिए बच्चों, नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? एज वी नो, ए फंक्शन इज ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड फंक्शन क्या है? सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताती है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, चलिए जानते हैं। डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड, डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। और इट्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? अभी आपने लास्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो डिटर्मिनेंट्स थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ये सब चीजें जो आपने, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी, ये क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी? बिल्कुल नहीं, ये टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हो सकता है वो किसी एक बिजनेस एंटिटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालते हो, किसी कम इंपैक्ट डालते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है? इसके थ्रू, डिमांड फंक्शन के थ्रू, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसके डिटर्मिनेंट का, और जो कमोडिटी है उसकी डिमांड का, प्रोडक्ट है उसकी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड का और उसके डिटर्मिनेंट का क्या रिलेशनशिप, मतलब डिटर्मिनेंट का और प्रोडक्ट की डिमांड का क्या रिलेशनशिप, ठीक है जी। ए डिमांड फंक्शन में बी एक्सप्रेस एज फॉलो, ठीक है जी। डिमांड फंक्शन किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन क्या है? पी प्रोडक्ट, पी क्या है? प्राइस ऑफ द, पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है जी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंटू एम, एम क्या है? मनी इनकम, एम फॉर मनी इनकम, ठीक है। पी वाई क्या है? प्राइजेस, प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। और पी सी क्या है? सी फोर क्या है? कंप्लीमेंट्री गुड्स है। टी फोर क्या है? टेस्ट है। ए फोर क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस होता है, ठीक है जी। डिमांड फंक्शन क्या हुआ? जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है किसके बीच में? प्रोडक्ट की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बच्चों इसके ऊपर, लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कहते हैं मोस्ट ऑफ अस हैव एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक थ्योरी का, ठीक है जी। कहते लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। लॉ क्या स्टेट करता है? क्या रिलेशनशिप है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में? किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। मतलब अदर फैक्टर्स, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जितने भी सारे आपने डिटर्मिनेंट पढ़े, उनमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट चेंज होगा। कौन सा? प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, बाकी डिटर्मिनेंट सेम रहेंगे, ठीक है। इफ द प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। अगर प्राइस जो है कमोडिटी का अगर फॉल होता है तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? ठीक है, द क्वांटिटी डिमांड विल राइज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का प्राइस जो है, कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर प्राइस घटेगा
ठीक है जी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस, नंबर वन, अगर प्राइस जो है इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर दो, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। दस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। का मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप है के बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। ठीक है जी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। Thus, other things which are assumed to be equal or constant, the prices of the related commodities, income of the consumer, मतलब जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। इफ दीज फैक्टर विच डिटरमाइन डिमांड ऑल्सो अंडरगो ए चेंज, मतलब क्या है, जिन फैक्टर्स के बेस पर डिमांड डिटरमाइन होती है अगर वही चेंज हो गए तो फिर क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप मे नॉट होल्ड गुड। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, होल्ड गुड नहीं होगा। अगर अगर वो फैक्टर्स ही चेंज हो गए, जो अदर डिटर्मिनेंट्स है जिसको हम इक्वल रहने की बात कर रहे हैं, अगर उनमें ही बदलाव आ गया देन फिर लॉ ऑफ डिमांड चेंज हो, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि कहते हैं अगर इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है इंक्रीज प्राइस होने के बावजूद भी हो सकता है डिक्रीज ना हो सकता है डिमांड डिक्रीज ना हो, क्योंकि इनकम बढ़ी है, हो सकता है प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो लोग उतना ही उसको परचेज करेंगे या ज़्यादा परचेज। ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो गया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, क्वांटिटी डिमांड प्रोडक्ट कमोडिटी की, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पर। डेफिनेशन क्या कहती है लॉ ऑफ डिमांड की, कहते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, the smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchaser, or in order to amount demanded increase with a fall in the price and diminishing with the rise in the। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि ग्रेटर अमाउंट आपकी सेल होएगी अगर आप क्या करते हो, स्मॉलर प्राइस अगर रखते हो, प्राइस अगर थोड़ा रखते हो, जिससे क्या होगा आपकी क्वांटिटी टू होल्ड जो है वो ज़्यादा होगी, जिससे आपकी टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, बेशक आपने पर यूनिट का प्राइस कम कर दिया, प्राइस डिक्रीज कर दिया, पर आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज ही हो। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मे बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है जी, चलिए इसको अब लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड स्केड्यूल और हमारे कर्व के थ्रू समझते हैं। पहला है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या करता है, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो अलग अलग प्राइजेस पर एक एक कमोडिटी, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है जी, एक बॉल पेन है, लेट कर ये एक बॉल पेन की जो डिमांड है अलग अलग प्राइजेस पे क्या होगी, उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, डिमांड शेड्यूल क्या करता है, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे ओवर द डिफरेंट ऑफ टाइम, इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ये शेड्यूल, demand schedule is a table which present the different prices of a good and the corresponding quantity demand per unit of time। ठीक है जी, to illustrate the relationship between the quantity demand and its price we may take the hypothetical data prices and commodity x के लिए। ठीक है जी, demand schedule is drawn upon the assumption that other influence मतलब other things remain equal रहेंगी। यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं डिमांड शेड्यूल में कि जो अदर थिंग्स है वो रिमेन इक्वल रहेंगी। इट does attempt to isolate the influence exerted the price of upon the amount sold। अब देखिए डिमांड शेड्यूल में एक आपको टेबल दिया गया है, ये प्रोडक्ट ए बी सी डी ई 5 प्रोडक्ट हैं,
इनके प्राइजेस दिए गए हैं। 5 पे उनकी डिमांड कितनी है, 10 है। 4 पे 15 है। 3 पे 20 है। 2 पे 35 है। 1 पे 60 है। अब आप देख सकते हो जैसे 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 प्राइस घटता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है, डिमांड जो है 10 से 15 हो गई, 15 से 20 हो गई, 20 से 35 हो गई, 35 से 60 हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती, प्राइस घटता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। अब यही चीज़ को, जैसे मैं आपको बोल रहा था, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है स्टेटमेंट फॉर्म में। कहते हैं यहाँ पर कमोडिटी एक्स का प्राइस जब 5 रुपये था तो उसकी डिमांड परचेजेस कितनी थी, 10 यूनिट की थी। जब प्राइस 5 से कम होकर 4 हो गया तो डिमांड 15 हो गई। ठीक है जी। फिर सिमिलरली व्हेन द प्राइस फॉल्स, क्या हुआ, डिमांड फॉर हिम राइजेस अंटिल, अब प्राइस 1 रुपये जब हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कहाँ तक, 60 यूनिट तक। तो अबव टेबल कहते हैं ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। ठीक है जी। ये टेबल साफ साफ शो कर रहा है कि दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है जी। उसके बाद है बच्चों डिमांड कर्व। अब पहले तो हमने जो ये हमारा टेबल था, ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, उसको हमने एक्सप्रेस किया किसमें, टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। अब इसी को हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है जी। कहते डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है का डिमांड शेड्यूल का। ठीक है जी। इट इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग इस डिमांड शेड्यूल, प्लॉट करना पड़ेगा हमें डिमांड शेड्यूल को। वी कैन नाउ प्लॉट द डेटा फ्रॉम द टेबल 1। ठीक है जी। ऑन द ग्राफ विद द प्राइस, प्राइस जो है वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है जी। प्राइस जो है वो वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है जी। ये प्राइस हो गया आपका, और क्वांटिटी जो है हॉरिजॉन्टल होगी, क्वांटिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी आ जाए। ठीक है जी। यहाँ पर प्राइस आ गया। ठीक है जी। प्राइस, क्वांटिटी आ गई। ठीक है जी। करेक्ट है जी। ये आपका प्राइस आ गया, ये आपकी क्वांटिटी डिमांड। करेक्ट है जी। अब देखिए मैं अलग अलग हाइलाइटर से आपको बताता जाऊंगा। पहले शुरुआत हमने कहाँ से करी, शुरुआत हमने करी कहाँ से, शुरुआत करी जब गुड्स का प्राइस कितना था, 6 रुपये था, 5 रुपये सॉरी, 5 रुपये था, तो डिमांड कितनी थी, 10 रुपये थी। अब देखिए यहाँ पर प्राइस 5 रुपये है, तो डिमांड कितनी थी, 10 रुपये। सॉरी बच्चों, देखिए ये जो, ये पहले वाला है। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने, चलिए अब देखिए ये फर्स्ट था जहाँ पर प्राइस क्या था, प्राइस क्या था, 5 रुपये था, और डिमांड कितनी थी, 10 यूनिट। फिर क्या हो गया, सेकंड पे, सेकंड पे प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये हो गया, डिमांड कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है जी। ये सेकंड वाला हो गया जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे प्राइस 3 रुपये हो गया, डिमांड 20 रुपये हो गई। फिर प्राइस 2 रुपये हो गया, डिमांड 35 हो गई, 35 यूनिट हो गई। फिर प्राइस 1 चला गया, डिमांड
60 पे चले। ठीक है जी। अब देखिए यही इसी को हमने जो टेबल था उसको हमने में अब देखिए किस तरीके से ये काम करता है। And in figure 1 we have shown such a graph and plotted 5 points। 5 पॉइंट कौन कौन से लिए? एक तो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, एक हमने ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, फिर इन पांचों को आपस में हमने मिला दिया। ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है, डिमांड ए ऐसे की तरफ जा रही है। ठीक है जी, मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कहते ये क्या शो करता है, वी ड्रॉ ए स्मूथ कर्व टू दीज पॉइंट्स। ठीक है जी, बड़ी स्मूथली हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है जी, इट हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, द कर्व शो द क्वांटिटी ऑफ एक्स ए कंज्यूमर वुड लाइक टू बाई एट ए ईच प्राइस। इट इज़ ए डाउनवर्ड स्लोप। ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ ए एक्स डिमांडेड इंक्रीजेस। कहते क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, प्राइजेस फॉल। ठीक है ना, यही हो रहा है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। डाउनवर्ड ही है ना। ठीक है ना, डाउनवर्ड कैसे है अब डाउनवर्ड कैसे है, ये अपर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ट्विस्ट किसकी तरफ है, डिमांड की तरफ है। ठीक है ना, तो यहां से अब कह सकते हो, क्लीन कर लेते हैं एक बार सारा। ठीक है जी, ये सारा किस तरफ है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो जब क्या है, प्राइस डिक्रीज होगा और डिमांड बढ़ेगी, वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, ब्रीफली पुट मोर ऑफ गुड विल बी परचेज एट अ लोअर प्राइस। बिल्कुल जी, इस पर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस लो होता जाएगा वैसे वैसे लोग क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड परचेज करेंगे। The downward sloping demand curve is in accordance with the law of demand, which is stated that there is an inverse price और demand relation। है ना, मतलब क्या है, कहते हैं ये डाउनवर्ड स्लोप जो है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है, ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही है। जो क्या है, जो जो क्या एक्सप्रेस करता है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो सिंपल था। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था। ठीक है, टेबल जो बनाया डिमांड शेड्यूल में हमने वो क्या किया, एक कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड कितनी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल रहे हैं। मार्केट में क्या होगा, सभी कमोडिटी का सम अब समेशन कर देंगे, टोटल कर देंगे, दैट इज मार्केट बन जाएगा। सभी इंडिविजुअल्स का, मान लो उस प्रोडक्ट कमोडिटी को 4 बंदों ने खरीदा, तो चारों का टोटल पी क्यू, मान लो पी क्यू आर एस ए बी सी डी है, 4 बंदे हैं, तो चारों का समेशन करके वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है जी, मार्केट डिमांड इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस पर यूनिट ऑफ। ठीक है ना, समेशन है किसका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, टोटल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। In other words, it is the total quantity that all the consumer of a commodity are willing to buy per unit at a given price. Other things remain constant or equal. When we add the various quantity demand by the different consumer in the market, we can obtain the demand schedule. कहते हम लोग कैसे डिमांड शेड्यूल को ऑब्टेन कर सकते हैं, कहते अलग अलग, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 4 कस्टमर ने, ए बी सी डी ने, 4 बंदों ने गुड्स परचेजेस करी। ठीक है, तो उन चारों का डिमांड शेड्यूल हम लेंगे, उसको क्या इसमें कन्वर्ट कर देंगे, समेशन करके मार्केट डिमांड शेड्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट। वी कैन वी ऐड द वेरियस क्वांटिटी डिमांड बाय द डिफरेंट कंज्यूमर इन द मार्केट। ठीक है जी, हाउ द समेशन इज डन इन द इलस्ट्रेटेड इन द टेबल 2। चलिए जी,
टेबल 2 के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 4 बंदे थे। कौन कौन है ये 4? एक P है, एक Q है, एक R है, ठीक है जी। 4 नहीं 3 बंदे हैं, सॉरी, PQR, ये 3 बंदे हैं। तीनों ने, जैसे हमारा वहाँ पे क्या था, 3 प्राइजेस थे, अलग अलग प्राइजेस थे, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। ये इन प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी ना, वहाँ पे 10, 15, 20, 25, 35, 60। अब इनके साथ P के साथ कौन आ गया? Q भी आ गया, R भी आ गया। अब हमने क्या किया, अब हम तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब तीनों को 10 और 8 18, 18 और 12 30, तो 30 डिमांड हो गई किसकी? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हो गई, ठीक है जी। जब प्राइस 5 रुपये था, जब 4 रुपये था तो 45 हो गई, और जब 3 रुपये था तो 60 हो गई, 2 रुपये था तो 100 हो गई, 1 रुपये था तो 140 रुपये, ठीक है जी। सिंपल है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे, मार्केट डिमांड कम में रिप्रेजेंट कर देंगे, और मार्केट डिमांड कम में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कैसे? जब प्राइस 5 रुपये है, जब प्राइस 5 रुपये है तो डिमांड कितनी है? 30 है। तो लीजिए, ये पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब प्राइस 4 रुपये है तो डिमांड 45 है, ठीक है जी। 4 रुपये है तो 45 है। इसी तरीके से यहाँ पर चलता जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यही शो कर रहा है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोप ही है, ठीक है ना। तो कहते हैं एट ए 1 यूनिट 140 यूनिट्स आर द मार्केट डिमांड इन द क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट। द मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑल्सो इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पर भी मार्केट डिमांड शेड्यूल भी यही कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, वही इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। सिंपल है जी। चलिए जी, क्या बोल रहे हैं? अब ये आपका मार्केट डिमांड कर्व था जो बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। इफ वी प्लॉट द मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑन ए ग्राफ वी गेट द मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है ना। द मार्केट डिमांड कर्व लाइक द इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, स्लोप डाउनवर्ड है टू द राइट। स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट क्यों है? क्योंकि इस तरीके से लेफ्ट टू द राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट है, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ लेटरल समेशन। क्योंकि ये कुछ नई चीज नहीं है, जो 3 कस्टमर ने इकट्ठे मिलकर गुड्स परचेज, अलग अलग परचेज करी थी, उसका हमने टोटल कर दिया, ठीक है। चलिए, रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये क्या चीज है? कहते नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हमने यही पढ़ा। तो डिमांड कर्व होता है नॉर्मली, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है? क्योंकि दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस अगर डाउन जाएगा तो डिमांड की तरफ ट्विस्ट होगा, मतलब डिमांड की तरफ बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। दिस मीन्स मैनी पीपल बाई मोर, का मतलब क्या है? ज़्यादा लोग गुड्स परचेज करेंगे एट ए लोअर प्राइजेस। वी शैल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे रैशनल में कि क्यों, क्यों जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कहते हैं अलग अलग अर्थशास्त्री की अलग अलग बातें हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, ठीक है जी। पहला कहते हैं दीज आर गिवन बिलो, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी। किस वजह से हम पढ़ रहे हैं? इस वजह से कि भाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों है। पहला कारण क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हैं किस वजह से पहला कारण होता है स्लोप डाउनवर्ड होने का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब वो क्या है जी? कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दैट इज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इक्वलाइज। कहते हैं जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर होगा, मतलब मार्जिन यूटिलिटी जो है और प्राइस जो है इक्वलाइज हो जाएगा। जब मार्जिन यूटिलिटी क्या कहते हैं?
व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस इक्वलाइज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, द कंज्यूमर हैज diminishing marginal utility for each additional unit of a commodity and therefore he willing to pay only less for each additional unit. A rational consumer will not pay more for the lesser satisfaction. He is induced to buy additional unit only when the prices are lower. अब देखिए, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती जाती है, ठीक है ना। या फिर हम कोई गुड्स है जो नेसेसिटी का पार्ट है, हम पहले जो है वो नॉर्मल प्राइस पे खरीदने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी का पार्ट है। जब अगर जैसे जैसे आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो है उस गुड्स के लिए डिमांड जो है वो घटती जाएगी। मतलब क्या है, आप उसके लिए लेसर प्राइस पे करने के लिए रेडी होगे। आप चाहोगे कि मुझे सस्ते दाम पर मिले क्योंकि मुझे जरूरत तो है नहीं इतनी, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, उसको लेसर प्राइस पे करोगे, ठीक है जी। द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द एक्ट ऑफ कंज्यूमर टू इक्वलाइज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विद इट्स प्राइस रिजल्ट इन द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ ऑपरेशन जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये किस वजह से है? क्योंकि जब इक्वलाइज हो जाती है यूटिलिटी, इक्वलाइज हो जाती है, ठीक है जी। पहला पहला कारण क्या है? स्लोप डाउनवर्ड का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या है? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है? The total fall in the quantity demand due to the increase in the price is termed as price effect। कहते हैं ओवरऑल जो है फॉल आ गया क्वांटिटी डिमांड में, इन द प्राइस इज टर्म एज प्राइस इफेक्ट। टोटल फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड, टोटल जो है वो फॉल आ गया क्वांटिटी डिमांड में, किस वजह से? प्राइस बढ़ने की वजह से। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट विद सम एक्सेप्शंस। द प्राइस इफेक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द नेम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का, एक प्रोडक्ट का, ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, यही होता है, ठीक है। Hick and Allen have explained the law in term of substitution effect and income effect when the price of the commodity falls। अब commodity का अगर प्राइस फॉल होता है, it becomes relatively cheaper than the other commodity। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा? अगर जैसे मैंने आपको बोला कि टी का रेट अगर महंगा हो जाता है, टी अगर महंगी हो जाती है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो कॉफ़ी का रेट टी के क्या हो गया? चीपर हो गया। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ चला जाएगा? किसकी तरफ चला जाएगा? किसकी तरफ? कॉफ़ी की तरफ। टी की हाँ, कॉफ़ी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि टी का प्राइस, हम क्या कह रहे हैं, टी का प्राइस क्या हुआ? टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ? कॉफ़ी की तरफ चला। अज्यूमिंग दैट प्राइसेस ऑफ द ऑल अदर कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। हम मान के चलेंगे कि कॉफ़ी का प्राइस सेम रहेगा, टी के बढ़ने के साथ साथ कॉफ़ी का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। इट इंड्यूस कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन, ठीक है ना। जिसके प्राइसेस कम है कंज्यूमर उसकी तरफ ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो टी यूज़ कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, वो क्या थी? एक्सपेंसिव हो गई, महंगी हो गई। The result is that total demand for the commodity whose price has fallen increases, that is called substitution effect। कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी स्लोप डाउनवर्ड होता है। उसके बाद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट में दूसरा है, पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इनकम इफेक्ट। कहते हैं जब कंज्यूम द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, और व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद लेसर मनी, और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल जी, जब प्राइस सस्ता होगा तो वो क्या है? वही कमोडिटी कम अमाउंट में खरीद सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कम जो अमाउंट पहले खर्च करता था उसमें ज़्यादा कमोडिटी क्या है, क्वांटिटी जो है परचेज कर सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, रिजल्ट एज ए रिजल्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर रियल इनकम या परचेजिंग पावर जो है इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। एक गुड्स का प्राइस मान लीजिए पहले 5 रुपये का एक पेन 10 रुपये का पेन खरीदते थे, अब वो 10 वाला पेन
5 में हो गया। अब आप कह सकते हो कि परचेजिंग पावर बढ़ गई है, परचेजिंग पावर डबल हो गई है, ठीक है। या फिर आपकी जो रियल इनकम, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। दिस इंक्रीज इन द रियल इनकम इंड्यूस हिम टू बाय मोर ऑफ दैट क्वांटिटी, कमोडिटी, ठीक है। दिस इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड इनकम। सिंपल है जी, बिल्कुल। उसके बाद है तीसरा है अराइवल्स ऑफ न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर क्या है? व्हेन द प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स। अब जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, और कंज्यूमर, मोर कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सम ऑफ दोज, अब कुछ लोग, पहले क्या थे, महंगे, जैसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन होते थे, स्मार्टफोन्स होते थे, पहले महंगे होने की वजह से तो बिलो मिडिल क्लास या पुअर क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन, आपको पता है 7 से 8 हज़ार का भी बहुत अच्छा आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है, स्मार्टफोन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो बिलो एवरेज या ठीक ठाक कमाने वाले भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा आ गए, ठीक है। हु कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट अर्लियर नाउ एबल टू परचेज, ठीक है जी। दिस रेजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी एट ए लोअर प्राइस, हेंस डिमांड जो है, डिमांड फॉर द कमोडिटी इन, ठीक है जी। तीसरा, नए कंज्यूमर की वजह से डिमांड स्लोप डाउनवर्ड है। चौथा, डिफरेंट यूजेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहते सर्टेन कमोडिटी हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे कि दूध है। अब दूध के मल्टीपल यूजेस होते हैं, फुल होते हैं जी। इफ देयर प्राइजेस फॉल, अगर उसका प्राइस फॉल होता है तो फिर क्या होगा, दे विल बी यूज फॉर द वेरिड पर्पसेस, देयर फोर द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल इंक्रीज। तो डिमांड होगी उस कमोडिटी के लिए, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल जी। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हाई, तो फिर क्या होगा, उसका लिमिटेड यूज होगा। जैसे कि मान लो दूध है, बच्चों को तो पीना ही पीना है, उसके बिना खाना पीना उनका चल नहीं सकता, बट खीर वगैरह के लिए, ठीक है ना, जो कभी कभी यूज करते हैं उसका यूज कम कर देंगे, ठीक है ना, जो असेंशियल है उसको हम कंज्यूम करेंगे, करेक्ट है जी। दस द डिफरेंट यूज ऑफ ए कम्युनिटी मेक द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, रिएक्टिंग टू चेंज इन द प्राइस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल जो है कैन बी यूज फॉर द कुकिंग एज वेल एज फॉर द कॉस्मेटिक पर्पसेस, ठीक है जी। अगर उसका प्राइस, ऑलिव ऑयल का प्राइस जो है राइज हो जाए, बढ़ जाए, वी कैन लिमिट्स आर यूजेज, हम अपने जो यूजेज है उसको लिमिटेड कर देंगे, क्योंकि डिमांड जो है, जो क्योंकि जो प्राइस महंगा हो गया है, हम क्या करेंगे, उसकी जो यूजेज है वो लिमिटेड, जहाँ पे एसेंशियल है वहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। अब ये 4 कारण थे जिनकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, दूसरा है प्राइस इफेक्ट, प्राइस में क्या था, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, तीसरा हमारा था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, और चौथा है हमारा डिफरेंट यूजेस, ठीक है जी। अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बड़ा मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, बाकी जो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सेम रहते हैं, सिर्फ चेंज किस में आता है, प्राइस में। प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जी, यही होता है। अब देखिए कहते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर जो है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ सिचुएशंस, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वर्क नहीं, कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कॉन्सिपिशियस गुड्स। कॉन्सिपिशियस गुड्स कौन सी होती हैं,
जो कहते हैं प्रेस्टीज वैल्यू वाली या स्नोब इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है जी। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन आर डिमांड ओनली बाय द रिच पीपल एंड दीज आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव देयर प्राइजेज आर गो अप, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला BMW, ऑडी कार, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स बाइक हैं जो, है ना, ये जो लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी बाइक्स हैं, मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है जी, अपना ब्रांडेड अपना कपड़े हो गए, ठीक है, ब्रांडेड शूज़ हो गए, ये जो अपना, ये क्या है, ये हमारी कॉन्स्पिशियस गुड्स में आ जाती हैं, ठीक है। अगर इनके प्राइजेस महंगे होने की वजह से, घड़ियां हैं, ठीक है ना, ये जो इनके महंगे प्राइस होने की वजह से रिच पीपल को ये क्या है, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है जी। जितने ज़्यादा इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, अमीर लोग उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होके क्या करते हैं, उनको परचेज करते हैं, उनकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है जी। दिस वाज फाउंड बाय, कहते हैं सच आर्टिकल विल नॉट कन्फर्म द यूजुअल लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। दिस वाज फाउंड आउट बाय द वेबलन इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन एंड हैंस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इसलिए कहते हैं इसको क्या बोला जाता है, वेबलन इफेक्ट बोला जाता है, प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट बोला जाता है। वेबलन इफेक्ट कहते हैं क्या बोलता है, टेक प्लेस एज सम कंज्यूमर्स मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, ठीक है ना। वो कहते हैं वेबलन इफेक्ट क्या बोलता है कि प्राइस को देख कर ही लोग क्या है, डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अगर महंगा होगा तो वो सोचते हैं कि बढ़िया है जी, उसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्राइस कम है तो वो सोचते हैं कि घटिया ही होगा, पुअर क्वालिटी का ही होगा, इसलिए वो, दैट इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, ठीक है जी। तो ठीक है ना, कम प्राइस पे हम कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि डायमंड्स है, ऑफन एग्जाम्पल गिवन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है जी। हायर द प्राइस ऑफ डिमांड और डायमंड, सॉरी, हायर द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच टू देम, क्योंकि कि भाई बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती हार है, ठीक है। तो ये लोग, ये सिर्फ प्रेस्टीज के तौर पे, प्रेस्टीज के तौर पे, गुडविल के तौर पे, अपनी ब्रांड वैल्यू के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। पहला क्या हो गया, प्रेस्टीज गुड्स। दूसरा गिफन गुड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का नाम जो है सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे पड़ा, ठीक है जी। उन्होंने एक उन्होंने एक एनालिसिस किया, उन्होंने एक एनालिसिस किया जिसमें फाइंड किया, उन्होंने उन्होंने पाया कि भाई कई बार क्या होता है, चलिए पहले पढ़ते हैं फिर हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। सर रॉबर्ट गिफन, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिशियन, सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट द प्राइस ऑफ ए ब्रेड इंक्रीज, कहते हैं ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, फिर भी जो ब्रिटिश वर्कर थे वो ज़्यादा ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है जी, ना कि कम, ठीक है जी। कारण क्या था, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, यही होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी। तो रॉबर्ट गिफिन ने पाया कि भाई यार ये तो लॉ ऑफ डिमांड के उलट हुआ है, क्योंकि होना क्या चाहिए था, ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से ब्रेड की जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटनी चाहिए थी, और एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअल इसके उलट हुआ, इसके ऑपोजिट हुआ, ठीक है जी। अब किस वजह से, इसका कारण क्या था, चलिए जानते हैं। वाई दिस डिड दिस हैपन, क्यों ये ऐसा हुआ, कहते हैं कारण क्या था, जब प्राइस बढ़ा ब्रेड्स का तो क्या है, इट कोज सच ए लार्ज डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है जी। जिससे क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई बाकी चीज़ों के लिए, दैट दे वर फोर्स्ड टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अदर मोर एक्सपेंसिव फूड्स। उन्होंने क्या किया, अपनी बाकी जो अपना मीट वगैरह था, अदर एक्सपेंसिव फूड से उनके ऊपर कटिंग कर दी, मतलब उनकी जो है कंजम्पशन के ऊपर रोक लगानी शुरू कर दी, ठीक है जी। सिंस ब्रेड इवन व्हेन इट्स प्राइस वाज हायर देन बिफोर वाज स्टिल द चीपेस्ट, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो ब्रेड जो था वो सस्ता ही था तब भी, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, इसलिए क्या है, लोगों ने क्या है, कंज्यूम किया ज़्यादा, और ना कि कम, बेशक प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने के बावजूद, सॉरी, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो क्या था,
मीट से अदर चीज़ों से सस्ता था। ठीक है जी, इसीलिए क्या कहते हैं, सच गुड्स विच एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आर कॉल्ड गिवन गुड्स। ठीक है जी, इसमें क्या है, बेशक प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई, प्राइस इसका घटेगा तो लोगों की क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी दूसरी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो फिर वो क्या है, दूसरी चीज़ों की तरफ उनका इंटरेस्ट जो है, उनकी जो रुचि है वो दूसरी चीज़ों की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इनकी इनकम का कुछ हिस्सा बच गया है, सेविंग हो गई किससे, ब्रेड बटर से। ठीक है, ब्रेड से, तो इसलिए वो क्या करेंगे, मीट वगैरह पे और अदर चीज़ों पे पैसा खर्च करना शुरू कर। मतलब क्या है, इसीलिए जो गिफन गुड्स हैं उनमें क्या है, इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। जैसे कि हमने सर रॉबर्ट गिफन की एग्जांपल में क्या पढ़ा, भाई ब्रेड का उन्होंने क्या एनालिसिस किया, ब्रेड के रेट्स बढ़ने की बावजूद डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ब्रेड के रेट बढ़ने की वजह से उन्होंने बाकी चीज़ों पे क्या हुआ, बाकी कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली फिर भी प्राइस कम ही था। ठीक है, उन्होंने बाकी चीज़ों की ऊपर क्या किया, पैसा खर्च करना कम कर। ठीक है जी, जनरली दोज गुड्स विच आर इन्फीरियर। अब देखिए याद रखना, ये सारी क्या है, मान लीजिए इन्फीरियर गुड्स हैं। ठीक है जी, ये इन्फीरियर गुड्स हैं, इसमें से कुछ गिवन गुड्स हैं। ठीक है जी, कैसे, ये है इन्फीरियर गुड्स, इसमें से कुछ गुड्स होती हैं गिवन गुड्स। जनरली गुड्स, दोज गुड्स विच आर इन्फीरियर विच हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इजीली available which occupy a substantial place in the budget are called given goods। कहते हैं जनरली those goods which are inferior, generally those goods which are inferior with no close substitute easily available। अब ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो है नहीं, इसीलिए वो क्या है, एक सब्सटेंशियल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, हिस्सा रखता है, रोल रखता है कंज्यूमर के बजट में, क्योंकि वो उसको सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं कर सकता किसी और चीज के साथ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। मतलब गिफन गुड्स कौन सी हैं, गिफन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स हैं। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, जो लो क्वालिटी की होती हैं। ठीक है जी, या फिर नॉन ब्रांडेड गुड्स बोल सकते हो। ठीक है जी, लो क्वालिटी की जो गुड्स हैं या गिफन गुड्स, वो हैं जो इन्फीरियर गुड्स हैं। मतलब क्या हुआ, सभी इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं है, बट सभी गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड्स। ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से, जो एक लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट चैप्टर है, में इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी, ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी क्या थी, ये सारी इन्फीरियर गुड्स थी, में गिवन गुड्स भी इंक्लूड है। इसलिए मैं क्या बोल रहा था, सभी गिवन गुड्स क्या है, इन्फीरियर है, बट सभी इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं है। ठीक है जी, कारण क्या है, क्योंकि गिवन गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट क्लोज नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और इन्फीरियर गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, हो सकता है, होता भी है, या मे और मे नॉट बी। ठीक है जी, मोर ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहते हैं जो इन्फीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ रिलेट करता है, इनकम के साथ। क्वांटिटी डिमांड है जो इन्फीरियर गुड्स की, वो कम हो जाएगी, कब, जब बंदे की इनकम बढ़ जाएगी। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, अगर एक मान लीजिए पुअर पीपल की इनकम बढ़ जाए, तो वो इन्फीरियर गुड्स क्यों कंज्यूम करेगा, नहीं। ठीक है जी, जो क्वांटिटी डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो कम हो जाएगी जैसे ही इनकम बढ़ेगी। और प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है जी, विच इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड इटसेल्फ। जैसे कि गिवन गुड्स आर कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइसेस, व्हीट्स। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा था, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी, गिवन गुड्स और एक इन्फीरियर। गिवन गुड्स में तो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे
गिफन गुड्स का नाम पड़ा, गिफन गुड्स वो हैं सभी इन्फीरियर गुड्स, ठीक है जी। सभी गिफन गुड्स क्या है, इन्फीरियर गुड्स हैं, जिसका क्या है क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। और गिफन गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है कॉन्सिपिशियस नेसेसिटीज। कॉन्सिपिशियस नेसेसिटीज, द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द demonstration effect of the consumption pattern of a social group to which belongs। कहते these goods due to the constant usage become necessities of the life। जैसे कि कहते in spite of the fact that the price of the television sets, refrigerators, कुकर्स, कूलर्स, कुकिंग गैस, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। और देखिए फ्रिज का, टीवी का, कूलर का, ठीक है, ये सभी चीज़ों के, टेलीविज़न का, एलईडी का, इन सभी चीज़ों के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी डिमांड पे कोई फर्क आ रहा है नहीं, फिर भी डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से क्योंकि वो नेसेसिटी का पार्ट बनती जा रही हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती। मोबाइल के प्राइजेस आप देख सकते हो महंगे होने के बावजूद भी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, लगातार क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर घर में 4 मेंबर हैं तो चारों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है आज की डेट, ऑन एन एवरेज 4 नहीं तो 3 तो कम से कम है ही, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसिटीज क्या है, जो क्या है एक सोशल ग्रुप और इंडिविजुअल ग्रुप की वजह से हैं और हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुकी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस, बिल्कुल जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। वो क्यों है, अब देखिए हुआ क्या, हमने एक एग्जांपल भी ली थी। हुआ क्या, मान लीजिए कि पेन ड्राइव है, ठीक है जी, पेन ड्राइव है 32 GB की, 32 GB की है, HP की है। अब मान लीजिए ये 32 GB की जो पेन ड्राइव है ये कितने रुपए की है, मान लीजिए 500 रुपए की है। 32 GB पेन ड्राइव HP की, ठीक है जी, बढ़िया वाली कौन सी, 3.0। अब देखिए 32 GB की पेन ड्राइव 500 रुपए की है। अब इसमें क्या हुआ, आपको लगता है फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले, ठीक है जी, फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, आज ही इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ने वाला। अभी देखा जाए एट प्रेजेंट तो फ्यूचर कोई प्राइस में चेंज आया नहीं, फिर भी क्या हुआ, डिमांड, प्राइस बढ़ने के बावजूद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड के, नेचर ऑफ डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया, ठीक है जी। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइसेस ऑफ राइजिंग हाउसहोल्ड एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस इन द फ्यूचर स्टिल हायर विल बी स्टिल हायर टेंड टू बाय लार्जर क्वांटिटी ऑफ सच कमोडिटी। बेशक आज महंगे होंगे फिर भी वो क्या है, लार्जर कमोडिटी में खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज ए वाइड स्प्रेड ड्रॉट, पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वुड राइज इन द फ्यूचर, ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है जी, बेशक ज़्यादा प्राइस भी हो आज की डेट में। However, it is noted that it is not the law of demand which is invalidated, but there is a change in the one of the factor which was held constant while the law of demand, namely change in the price of expectation of the people। सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। पांचवा है द लॉ हैज डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर टू बी रैशनल। कहते हैं लॉ क्या मान के चलता है कि कंज्यूमर समझदार है, कंज्यूमर को मार्केट की नॉलेज है। लॉ ऑफ डिमांड में यही माना जाता है ना, लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में ये अजम्पशन ली जाती है कि जो कस्टमर है वो समझदार है, कस्टमर नॉलेजेबल है। बट ऐसा हर जगह पे नहीं है, कुछ कस्टमर ऐसा है जो क्या है, नॉलेजेबल नहीं है, कुछ कस्टमर ऐसा है जो बिना मार्केट की नॉलेज रखे, बिना जानकारी के ही प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, ठीक है जी। ठीक है, कहते हैं द लॉ ऑफ हैज डिराइव अज्यूमिंग consumer to be rational
and knowledgeable about the market condition. However, at times consumer tend to irrational, ठीक है जी, and make impulsive purchase without any rational calculation about the price and the usefulness of the product. कि भाई उसकी एक्चुअल में यूजफुलनेस है भी नहीं है, कि हैवी है कि नहीं है इतनी, ठीक है ना, कि भाई उसका एक्चुअल में उसका जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसकी इतनी हैसियत भी है या नहीं है. इन सच कंटेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमांड फेल. में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेलियर. जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कोई आईफोन है, मेरे कंटेक्स्ट में वो क्या है, मेरी कैलकुलेशन में वो क्या है, यूजफुलनेस उसकी इतनी नहीं है जितना उसका प्राइस है. दैट्स वाई की वजह से अब लोग क्या है, सिर्फ एक ब्रांड, वहाँ पे तो क्या है दूसरी चीज़ आ जाती है, बट फिर भी कहते इरेशनल, हमारी इरेशनल सोच की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है. अगला है डिमांड फॉर नेसेसरीज. डिमांड फॉर नेसेसरीज. नेसेसरीज के केस में क्या है, कहते द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई मच इन केस ऑफ नेसेसरी. बिल्कुल जी, लाइफ की जो नेसेसिटीज है वहां पर हम लोग क्या है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं वो हम लोगों ने इस्तेमाल करनी ही करनी है, प्राइस अगर उसका बढ़ता है या घटता है. Irrespective of the price change, people have to consume the minimum quantity of necessary commodities. बच्चों ने दूध पीना ही पीना है, हमने खाना खाना ही खाना है, कपड़े पहनने ही पहनने हैं. तो ये चीज़ों को हम लोग क्या है, अवॉइड नहीं कर सकते, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते. Similarly, in practice, a household may demand a larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. ठीक है ना. अंडर सच सर्कमस्टांसेस द लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड. लॉ ऑफ डिमांड कैसे रह जाएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा. एक बात बताइए, अब आप तो गुड्स है, मान ली कई बार जैसे अर्बन एरिया में होता है या रूरल एरिया में होता है, या फिर अब अर्बन एरिया की ही बात करें हम, अगर सब्जियों का, वेजिटेबल्स का रेट अगर बढ़ जाता है, 10 की जगह प्याज 50 रुपये किलो हो जाते हैं, तो क्या हम अपने घर में अनियन यूज़ करना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं. फिर एक थोड़ा लिमिटेड लिमिटेड उसमें अपना कंट्रोल आ जाता है, लिमिटेड सा कंट्रोल आ जाता है. अदरवाइज उसमें किसी तरीके से हम उसको बंद नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड. जैसे कि कहते फूड है, बिजली है, वाटर वाटर है, गैस है, ये सभी. अब गैस सिलेंडर जो था, अब कुछ टाइम पहले 250-300 रुपये में आता था, अब वही गैस सिलेंडर 700-800 में हो चुका है. ठीक है, तो प्राइजेस बढ़ने की वजह से भी क्या उसमें कोई चेंज आया? ठीक है जी, ये भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की नेचर के अगेंस्ट. और लास्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स. ठीक है जी, लास्ट एक्सेप्शन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की, स्पेकुलेटिव गुड्स. ठीक है जी, इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन द मार्केट वो स्टॉक्स एंड शेयर. अब स्टॉक मार्केट में उल्टा ही है. क्या उल्टा है, वहां पर क्या है, ज़्यादा डिमांड होती है जब प्राइस बढ़ता है, और प्राइस जब घटता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं. ठीक है जी, द लेस विल बी द डिमांडेड व्हेन द प्राइस डिक्लाइन. ठीक है जी, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट जो है लॉ ऑफ डिमांड के रूल के बिल्कुल अगेंस्ट. ठीक है जी, पहला क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, कि भाई प्राइस अगर बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. बशर्ते, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा, प्राइस में आएगा. ठीक है जी, और कुछ एक्सेप्शंस भी है लॉ ऑफ डिमांड की. एक्सेप्शंस क्या है, जो लॉ ऑफ डिमांड को पूरा नहीं करती. ठीक है जी, इसमें क्या है, सी नेसेसरीज हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं, प्रेस्टीज गुड्स हैं, ठीक है, गिवन गुड्स हैं. ठीक है, और हमारी स्पेकुलेटिव गुड्स हैं, डिमांड फॉर नेसेसरीज हैं. ये सारी चीज़ें क्या है, ये वो हैं जो हमारी किसके, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है.
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।